अरे बहू, बहुत टाइम हो गया तुम दोनों के हाथ के मैंने पुदीने की चटनी और पकौड़े नहीं खाए। जरा चाय के साथ बना दो। माँ जी, पुदीने की चटनी क्या करोगी आप? चाय पकौड़े खा लीजिए ना, चटनी बनानी पड़ेगी सिलबट्टे पर। हाँ माँ जी, जब तक चाय पकौड़े बनेंगे चटनी भी नहीं पीस पाएगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों की ही नीयत नहीं है कि मुझे सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाओ। आलस आता है ना तुम्हें इन सब को करने में। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस इस सिलबट्टे पर चटनी पीस कर परेशान हो चुके हैं, हाथ दुखने लगता है। काश हमारे पास मॉडर्न किचन की मिक्सी ग्राइंडर होता, फट से चटनी भी बन जाती और हमें जो गाजर का जूस पीने का मन करता है वो भी पीस पाते। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम चटनी बना देते हैं, आपका मन है तो। एक बहू चूल्हे पर कढ़ाई रखकर पकौड़े बनाना शुरू करती है। दूसरी सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए बाहर से सिलबट्टा उठाकर लाती है कि हाथ से छूटने पर दोनों टूट जाते हैं। शुक्र है मेरा पैर बच गया, लेकिन ये टूट गया। अब माँ जी की पुदीने की चटनी कैसे बनेगी? ओहो, लग गई ना तुम दोनों की नजर। जो चाहती थी वही हुआ। अब नया सिलबट्टा लाने में टाइम लगेगा, पकौड़े चटनी भी नहीं खा पाऊंगी। माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये टूट जाएगा। आज हमारे पास किचन में जैसे फ्रिज, गैस, मिक्सर ग्राइंडर होते तो झटपट से खाना बन जाता, लेकिन यहाँ तो चूल्हा जलाने में भी 5-10 मिनट चले जाते हैं, उसके बाद आंखें काली करनी पड़ती है। ठीक है, चाय पकौड़े ही दे दो। फिर दोनों बहू चाय पकौड़े बनाकर सास को दे देती हैं। दोनों बहू अपनी रसोई से बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद एक बहू हैंडपंप पर कपड़े धोती है, दूसरी बर्तन धोती है। आरोही, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो पता नहीं कैसे हम शहर से गांव वाली जिंदगी में आ गए। कहाँ हमें चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, गांव की बहू बनकर रह गई हैं हम। अगर हमारी मॉडर्न किचन होती तो सिंक में बर्तन साफ करते, ये नहीं कि बार बार जूठे बर्तन हैंडपंप पर धो, फिर टब में भरकर ले जाना पड़ता है। ये तो है दीदी, वहाँ शहर में वॉशिंग मशीन थी हमारे पास, पर यहाँ हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। चलो ये धो भी लेंगे, लेकिन जहाँ एक औरत सुबह से लेकर रात तक रहती है, कम से कम उसकी रसोई तो अच्छे से हो। आपको पता है, सामने वाली दोनों पड़ोसन ने अपने घर में मॉडर्न किचन बनवा लिया है। खिड़की से मैंने देखा था, चिमनी भी लगी हुई है और माइक्रोवेव भी है। हाँ पता है मुझे, मैंने तो मिक्सी भी देखी थी। पता नहीं हम दोनों देवरानी जिठानी का रसोई बनाने का सपना कब पूरा होगा। दीदी, घर में पैसे इतने भी तो नहीं है कि खुद ही पैसे जोड़कर मॉडर्न किचन बनवा लें। सही कह रही हो तुम। याद है ना, जब पहली बार इस घर में आए थे तो कितना बड़ा धक्का लगा था हमें रसोई को देखकर। बहू देखो, ये तुम्हारी रसोई है, अब चूल्हे को प्रणाम कर इस पर खाना बनाओ। ये क्या माँ जी, मिट्टी का चूल्हा? कोई स्लिप नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, और यहाँ तो बाकी के अप्लायंस भी नहीं है। हम यहाँ पर खाना बनाएंगे? माँ जी, हमें चूल्हा जलाना बिल्कुल नहीं आता। जलाना नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि अब से तुम्हें इसी रसोई में खाना बनाना है। यहाँ तुम्हें शहर की रसोई नहीं मिलने वाली। आज तो मैं जला देती हूँ, पर रोज रोज ये सब नहीं होने वाला। ऐसा कहकर सास चूल्हा जलाकर बहू को दे देती है। न चाहते हुए भी बहू को जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। और उस दिन के बाद से हम बस अपनी उस रसोई में जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, अपनी रसोई के सपने के लिए। दोनों बहू अपना काम खत्म कर देती हैं। एक बहू कपड़े सुखाती है, दूसरी टब में भरकर अंदर बर्तन ले जाती है। जहाँ बर्तन रखने की जगह भी नहीं होती तो बर्तन लुढ़क जाते हैं। मेरे सारे बर्तन तोड़ने का इरादा है क्या? अपना गुस्सा इन पर मत निकालो। माँ जी, हम गुस्सा नहीं निकाल रहे, आपने हमें रसोई ही बनाकर नहीं दी है। अगर रसोई होती तो स्लिप पर बर्तन रखने की जगह होती, लेकिन यहाँ तो दीवार के सहारे बर्तन लगाने पड़ते हैं। ऊपर से चूल्हा देके फिर से टूट गया, फिर से मिट्टी लगाकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। तुम्हारे अलग ही नाटक है। तुम्हारे ससुराल में रसोई है ही नहीं, पता नहीं क्या रसोई का सपना लेकर बैठी हो। मैं भी तो ऐसे ही ससुराल में आई थी, मुझे तो यही रसोई मिली थी। लेकिन माँ जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो आपकी पड़ोसन ने भी मॉडर्न किचन बनवा ली है, और हम शहर से आई थी, हमारे घर में भी मॉडर्न किचन थे, और यहाँ हमसे ऐसी रसोई में काम नहीं हो पा रहा है, तो हमारी आंखों में रसोई का सपना तो होगा ही। हाँ, तुमको पता है, पर मेरे बेटे घर का खर्चा चलाकर ही थक जाते हैं। या तो अपने सपने को भूल जाओ, या अपने सपने को खुद ही साकार कर लो। मुझे तो भाई 2-3 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे दे देना। जी माँ जी। फिर दोनों बहू सास को खाना बनाकर दे देती हैं। शाम को दोनों के पति आ जाते हैं। सुनिए जतिन जी, क्या इस बार आपकी पगार से कुछ पैसे बचेंगे? हमें रसोई का सामान लेना था। अब हम भी मॉडर्न किचन चाहते हैं और हमें अपने इस सपने को पूरा करना है। आरोही, वो तो हो नहीं पाएगा। पैसे इस बार भी नहीं बचे, सिर्फ इतने बचे हैं जिससे महीने भर का घर का राशन चले। और आकाशी, आपके पास तो पैसे होंगे, कुछ नहीं तो 2-4 हजार की मिक्सी ही दिला दीजिए, सिलबट्टा टूट गया है। अंतरा,
अभी तो पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं, हम ही अपने आप कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। क्यों आरोही? अब क्या जुगाड़ करोगी तुम दोनों? वो तो आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। खाना खिलाने के बाद सब सो जाते हैं। दोनों बहू घर के काम करके बैठ जाती हैं। दीदी, आपकी आईब्रो बहुत बढ़ गई है, चलिए हम पार्लर चलते हैं। मुझे पता तो है यहाँ पार्लर पास में नहीं है, बहुत दूर दूर है, और तुझे आती तो है, तू ही बना देना मेरी आईब्रो। अरे वाह दीदी, मुझे आइडिया आ गया। अब तो हम यहाँ पर पार्लर का काम खोलेंगे। हम दोनों बहनों को बहुत अच्छे से आता है। आप जानती है ना, स्कूल के बाद हमने सीखा था, और यहाँ पास में कोई पार्लर है नहीं। हमारा काम चलेगा फिर, और उन पैसों से हम अपने घर में मॉडर्न किचन बनाकर अपने सपने को पूरा करेंगे। अरे वाह, तूने तो इतनी सी देर में सब कुछ सोच लिया। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और पता है, हम शहर से पार्लर वाला सारा सामान खरीद लेंगे, सस्ता पड़ेगा थोक में। हाँ दीदी। फिर दोनों बहनें किसी से लोन पर 10,000 रुपए लेकर एक दिन शहर जाकर पार्लर का सामान, वैक्स वगैरह और भी जो जरूरत का सामान होता है वो ले आती हैं और अपने घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगाकर घर के कमरे के एक हिस्से को पार्लर बना देती हैं, जिसे पढ़कर उषा आती है। अरे क्या सच में तुम दोनों देवरानी जेठानी ने पार्लर खोल लिया है? आता भी है ये सब? हम दोनों को सब कुछ आता है। आप बताइए क्या करवाना है? थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन। मेरा आईब्रो फेशियल कर दो। अंतरा उसके आईब्रो करके फेशियल करती है। इतने में दूसरे ग्राहक आ जाते हैं और पहले दिन ही 4-5 ग्राहक आ जाते हैं। ये सब देखकर सास कहती है, मैं जरा सा मंदिर क्या चली गई, तुमने तो घर में पार्लर खोल लिया। क्या है ये सब और क्यों किया? माँ जी, उस दिन आप पूछ ही रही थी ना कि हम क्या करेंगे। बस पार्लर खोल के इतने पैसे जोड़ लेंगे कि अपने सपनों की रसोई बना लें। अच्छा, बनाओ बनाओ, अपने सपनों की रसोई बनाओ। सास अपने कमरे में आराम करती है, वहीं धीरे धीरे पति भी पैसे जमा करते हैं और दोनों बहनें भी अपने पार्लर का काम शिद्दत से करती हैं। पार्लर के काम को 6-7 महीने बीत जाते हैं, जिससे वो पैसे जोड़ जोड़ कर नया मिक्सर ग्राइंडर और EMI पर फ्रिज ले आती हैं। इसके बाद थोड़ी और मेहनत करके सामान ले आती हैं और एक शाम, अंतरा, आरोही, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो अपने सपनों की रसोई बनाने के लिए, जिसके लिए कुछ पैसे मैंने भी जोड़ लिए हैं। अगले महीने हम तुम्हारे सपनों की रसोई बनाने का काम शुरू करवा देंगे। क्या सच में? हाँ भाभी, बिल्कुल, क्योंकि इतने समय से आप घर का खर्चा चला रही थी तो हमने बाकी का संभाल लिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात सुनकर मन कर रहा है कि घर में आज मटर पनीर बना ले। चलो दीदी, बाजार चलते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें अपनी मॉडर्न रसोई में अच्छी अच्छी चीजें जो बनानी है। दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेने जाती हैं कि पड़ोसन मिलती है। अरे अंतरा, आरोही, सब्जी लेने जा रही हो? देखो, मैं तो शिमला मिर्च, प्याज, पनीर लेकर आई हूँ। वो क्या है, आज मैं अपने बेटे को पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। तुमसे मेरी रसोई तो अच्छी है ना, कितनी मॉडर्न किचन है। काश तुम लोगों की रसोई भी मॉडर्न होती, पर वहाँ तो चूल्हा है। कोई बात नहीं आंटी जी, बहुत जल्द माइक्रोवेव ओवन भी होगा। दोनों देवरानी जेठानी पार्लर के काम से पैसे कमा लेती हैं। अगले महीने घर के एक कोने की रसोई में टाइल लग जाती है और मॉडर्न किचन की जरूरत का सारा सामान लग जाता है, जिसमें चिमनी भी होती है। एक तरह से वो उनकी ओपन रसोई होती है, जिसे देख सास बहू खुशी से अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। तभी 2 रिश्तेदार घर पर आते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है ओहो आपकी रसोई से। अरे मॉडर्न किचन, अरे सुमित्रा बहन, ये कब बनी? बस कल रात को ही बनकर तैयार हुई है, तो आज बहू रसोई में हलवा बना रही है। दीदी, आखिर हमारी रसोई का सपना पूरा हो गया। हाँ, और ये सब हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। इसीलिए मुझे अपने दोनों बहू पर बहुत गर्व है। वैसे आज मेरे घर में सबसे ज्यादा रसोई चहक रही है, तो इसकी हकदार सिर्फ तुम दोनों हो। शुक्रिया माँ जी। अरे हलवा ठंडा हो जाएगा, दीजिए ना, आप सब खाइए। इस तरह देवरानी जेठानी का मॉडर्न रसोई बनाने का सपना पूरा हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो लोग अपना घर भी रेनोवेट करवाकर मॉडर्न कर देते हैं और अब वो अपनी रसोई में अलग अलग खाना और पिज्जा वगैरह बनाकर खुद भी खाते हैं और सबको खुश रखती हैं। तुम्हारी लालचपन ने हद कर दी है। पहले तो तुम्हें गरीब बहू को एक कमरे का ससुराल दे दिया और दूसरी बहू को 100 कमरे का फार्म हाउस। तुम्हारे इस बंटवारे के कारण देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। घर की क्या हालत कर दी। भगवान तुम जैसी सास किसी को ना दे। ऊपर से तुमने गरीब बहू के पैसे ले लिए। बेचारी जैसे तैसे अपना खर्च चला रही थी। मुझे कुछ भी मत बोलो, मैंने तो अच्छा सोचकर बंटवारा किया था। अरे बस करो, अगर अच्छा सोचना इसे कहते हैं तो ऐसा सोचना तुम बंद ही कर दो। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मनोरमा, तुम तो अपने बहू बेटों की दुश्मन बन बैठी हो।
आखिर क्यों ससुर अपनी पत्नी को कोस रहा था? मनोरमा ने 100 कमरों वाला फार्म हाउस सिर्फ एक बहू को क्यों दिया और दूसरी बहू के साथ भेदभाव करके बंटवारा क्यों किया? आइए पूरी बात जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां बड़ी बहू अमीर ऐश्वर्या शादी करके अपने 100 कमरे वाले ससुराल में आती है, यानी कि फार्म हाउस, जहां सास मनोरमा अपनी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है और पीछे उसके ढेर सारा दहेज का सामान रखा होता है। 4 डोर रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, एक चिमनी, 5 स्टार जूसर मिक्सर, एसी, एयर प्यूरिफायर, बड़ा सोफा सेट, अलमारी, बड़ा डाइनिंग टेबल इत्यादि। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, तेरा तो इस 100 कमरे वाले फार्म हाउस घर में स्वागत है। अच्छा मेरी बहू, क्या क्या दहेज में लाई है? कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता। यही तो ऐश्वर्या का जलवा है माँ जी। चलिए, आपकी 100 कमरे में मेरे दहेज का इतना सारा सामान आ तो जाएगा ना? हाँ बहू हाँ, वैसे मैंने जो सामान नहीं बोला था तुमने वो भी भिजवाया है ना दहेज में? जी माँ जी। मनोरमा, क्या तुमने बहू के मायके वालों से कहा था कि ये सब दहेज का सामान भिजवाए, तब जाकर ये सब आया है? हाँ जी, मैंने तो कहा था। मनोरमा, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? अरे हम अमीर हैं, फिर भी तुमने इतना सब कुछ बहू के घर से मांग लिया। तुम्हारी इस लालच का भी अंत कभी होगा या नहीं? अरे क्यों, मेरी अमीर बहू के सामने चालू हो रहे हो? बाद में बात नहीं कर सकते? बहू तू परेशान मत हो, तेरे पापा जी और मैं ऐसे ही बात कर रहे थे। चल आजा, आराम कर ले। जी माँ जी। सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बहू का दहेज का सामान उठाकर कमरे में रखते हैं। मनोरमा को ऐश्वर्या के दहेज का इतना लालच था कि वो अपनी बहू से एक चम्मच तक नहीं उठवाती थी और अलग अलग 100 कमरों में बहू का ही सामान रखता था। मनोरमा का दूसरा बेटा समझदार था, पर अमीर होने के बाद भी वो किसी दुकान पर छोटी मोटी 7-8 हजार की नौकरी कर रहा था। एक दिन मनोरमा सुबोध से कहती है, इस महीने तूने मुझे पैसे नहीं दिए, 15-20 हजार रुपए दे। माँ, मेरे पास अभी 15-20 हजार की नौकरी नहीं है, सिर्फ 8 हजार की है, जिसमें से 3 हजार मैंने कपड़ों पर खर्च कर दिए हैं। पहली बात तो मुझे ये बता, तू 8 हजार की नौकरी कर क्यों रहा है और मैं इतने पैसे क्यों लूं? हम लोग इतने अमीर हैं तो इतनी छोटी सी नौकरी तू क्यों कर रहा है? मुझे ज्यादा पैसे लाकर कब देगा? माँ, मैं अपने बलबूते पर पैसे कमाना चाहता हूँ, ना कि पापा के नाम से आगे जाना चाहता हूँ। बड़े भैया ने तो ऐसे कर लिया, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो तेरी भ्रष्ट बुद्धि के बारे में कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे पापा ने नाम इसीलिए बनाया था कि वो तुम्हें भी फायदा करे। मनोरमा, बस करो। बेटे ने जो फैसला किया है और अपने बलबूते पर नाम बनाने की सोची है, मुझे इस बात पर गर्व है। तुम्हारी ट्रेन तो हमेशा अलग पटरी पर रहती है। सुबोध अपनी माँ की बाकी के पैसे देकर दुकान पर काम करने चला जाता है, जहाँ वो छोटा मोटा हिसाब करता था। 1 महीना गुजर जाता है। नरेंद्र अपने सुबोध के लिए उसके लायक एक गरीब बहू लेकर आता है, बिल्कुल भी दहेज नहीं लाती। यही बात मनोरमा को बहुत चुभती है और चांदनी अपना बड़ा सा घर देखकर कहती है, हे भगवान, मैं एक फार्म हाउस वाले ससुराल में रहूंगी? मुझे तो पता नहीं था, और मैंने सुना है इसके अंदर 100 कमरे हैं। मेरी तो किस्मत बदल गई। बहू, क्या सोच रही हो? आगे बढ़ो। आगे नहीं बहू, इधर देख, मैं तेरा गृह प्रवेश यहाँ कर रही हूँ। सास के कहने पर सब लोग जैसे ही मुड़ते हैं तो वो एक कोठरी जैसे एक कमरे के घर की तरफ खड़ी होती है। मनोरमा, तुम बहू का गृह प्रवेश घर से बाहर एक कमरे वाले पुराने घर में करोगी? हाँ जी, अब मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। बहू, सुबोध, दोनों इधर आ जाओ। लगता है माँ जी ने मेरी बात को मान लिया। माँ जी, अब थोड़े दिनों में पापा जी के पसंद की करीब बहू आ जाएगी, और आप तो जानती है ना, सारी दहेज वाली बात हो चुकी है। वो कुछ भी लेकर नहीं आएगी, तो वो भी 100 कमरे की मालकिन बन जाएगी क्या? फिर मेरी क्या वैल्यू रह गई माँ जी? इतना सारा दहेज लेकर आई, तब जाकर मुझे 100 कमरे मिले, और उसको बिना दहेज के? ये तो गलत है माँ जी। लेकिन अगर आप बंटवारा कर देती तो वो कुछ नहीं मांग सकती थी। बात तो तेरी बहू बिल्कुल ठीक है। अब देख मैं कैसे उसे सिर्फ एक कमरे का ससुराल देती हूँ। बड़ी बहू, क्या सोच रही है? चावल का कलश लेकर आ। ऐश्वर्या चावल का कलश लेकर आती है और गरीब चौखट पर रखकर मनोरमा बहू का गृह प्रवेश करती है। चलो, अब तुम दोनों यहाँ पर खुश रहोगे, सफाई मैंने करवा दी है। लेकिन माँ, हमें तो फार्म हाउस वाले घर में रहना है, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? देख, तू बहू के बिना तो रह नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे भी यहाँ पर रख रही हूँ। अब एक घर बड़ी बहू संभाल रही है, तो तू छोटा घर, जो कि हमारा सबसे पुराना घर है, उसे भी तो बहू को संभालना पड़ेगा ना। और वैसे भी वो दहेज नहीं लाई, तो अच्छे से संभाल लेगी ना बहू? जी माँ जी। हाँ, तो तुम लोग अब आराम से रहना, हम चलते हैं। सास बहू के जाने के बाद नरेंद्र बच्चों से कहता है,
चांदनी बहू, सुबोध, मुझे तुम्हारी सास का ये करना समझ नहीं आया, पर जो भी है तुम अब रह लो। कोई बात नहीं पापा जी, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। फिर नरेंद्र भी 100 कमरे वाले घर में चला जाता है। दोनों पति पत्नी उसी एक कमरे के घर में रहने लगते हैं। इस बार की खबर ही नहीं होती कि सास ने बहाना मारकर बंटवारा कर दिया। अगले दिन बहू बिना रसोई के एक कमरे में चूल्हा बनाकर खाना बना देती है। चांदनी एक कमरे में सफाई करके खाली बैठी रहती थी। साथ ही सुबोध पर घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। दोनों पति पत्नी आपस की समझदारी से साथ में काम करने लगते हैं। चांदनी को एक सिलाई की दुकान पर काम मिल जाता है, जहां वो एक दिन के 100 रुपए कमाती है। लेकिन मनोरमा को अब अपनी बहू दिखाई नहीं देती, तो एक दिन कहती है, अरे चांदनी बहू, आजकल तू कहाँ रहती है? मुझे यहाँ पर ताला दिखाई देता है। वो माँ जी, मेरे पास एक ही कमरा है, सफाई करने के बाद मैं खाली बैठी रहती हूँ। पैसे की थोड़ी कमी थी तो बस काम पर जा रही थी। हाय राम, तू काम पर जा रही है और मुझे नहीं पता? तू अपनी सास को अपनी कमाई नहीं देगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तो ला पैसे दे, ताकि मैं उससे कुछ खा पी लूं। अब तो दहेज तो लेकर आई नहीं है, तो इसी कमाई को मुझे दे दिया कर हमेशा। ठीक है माँ जी। अच्छा सुन, खाने में क्या बनाया है? क्या है ना, नौकरों का बनाया हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी बहू बनाती नहीं है। तू तो मुझे प्यार करती है ना? हाँ माँ जी, ये लीजिए खाना। आज मैंने भिंडी मसाला, घिया रायता और पराठे बनाए हैं। ऐसे ही मनोरमा अपनी बहू के सामने एक्टिंग करके उसके पास खाने आ जाती है और हमेशा उसके पैसे ले जाती थी। वहीं बड़ी बहू 100 कमरों में आराम फरमाती थी। अलग अलग कमरों में उसका मेकअप, खाने, कपड़े, ज्वेलरी, जूते इत्यादि होते थे। वक्त गुजरता है, तभी मनोरमा की दोगली हरकत देख पड़ोसन संजना चांदनी से कहती है, चांदनी बहू, तुम दोनों पति पत्नी मनोरमा को अपने सारे पैसे दे देते हो, घर का खर्चा कैसे चलाते हो? तुझे पता है वो इतनी अमीर है, जानबूझकर उसने बंटवारा किया है और 100 कमरे का ससुराल जेठानी को दे दिया और तुझे एक कमरे का, क्योंकि तू गरीब है और तू बहुत भी ज्यादा नहीं कमाती। इतनी भोली मत बन। तेरी सास सिर्फ पैसों के लिए तुझसे प्यार करती है। एक बार अपनी सास से पैसे मांग कर देख, असलियत दिखाई दे जाएगी। आप कहती तो ठीक है। संजना की बात चांदनी के मन में बैठ जाती है और उसके काम की वजह से अब उसके महीने की सैलरी 40-50 हजार की हो गई थी। फिर भी सास के सामने नकली चोट लेकर मरहम पट्टी के लिए पैसे मांगती है। तभी सास उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या तुझे 5,000 रुपए चाहिए मरहम के लिए? इतनी तो तुझे चोट भी नहीं लगी, तू मुझे देती ही क्या है? वैसे भी तू दहेज लेकर नहीं आई और अब मैं तुझे पैसे दे दूं? चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू दहेज लाती तो तेरे नसीब में भी ऐसे बड़े बड़े कमरे होते। इसका मतलब माँ जी, आपने जानबूझकर एक कमरे का बंटवारा किया मेरे साथ? हाँ ठीक है माँ जी, आज आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। सिर्फ अपने लालच के लिए मेरे साथ और अपने बेटे के आप साथ थे, बाकी आपको हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं आपके बंटवारे का एक कमरा यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी पगार बढ़ गई है, कम से कम 40-50 हजार, जिससे मैं खुद का फ्लैट लेकर खरीद कर रह सकती हूँ। ये कहकर चांदनी अपने पति के साथ नए फ्लैट में चली जाती है और ऐश्वर्या जब मनोरमा से पैसे मांगती है तब मनोरमा पैसे दे नहीं पाती और वो दोनों सास ससुर को 100 कमरों के घर से निकाल देती है। जिसके बाद दोनों सड़क पर आ जाते हैं और नरेंद्र उसे खूब सुनाता है। देख लिया तुम्हारे लालच के कारण आज क्या हुआ। तुमने जो गरीब छोटी बहू के साथ किया, वही बड़ी बहू ने हमारे साथ कर दिया। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों की सजा मुझे भी मिल रही है। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने छोटी बहू के साथ बहुत गलत किया है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद दोनों सास ससुर कुछ दिनों तक उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद मनोरमा अपनी छोटी बहू से माफी मांगती है और सब कुछ बताने के बाद चांदनी और सुबोध उन दोनों को अपने साथ रख लेते हैं।